हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे रविंद्रनाथ टैगोर जी। लास्ट सेशन में हमने इनकी फिलोसफी की रिगार्डिंग फ्रीडम एंड एजुकेशन। एंड आज हम इस सेशन में रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं, इनका आइडिया करेंगे ऑफ इकोनॉमिक रिकंस्ट्रक्शन। इनके इकोनॉमी के रिगार्डिंग क्या आइडियाज़, क्या व्यूज़ थे, आज हम इसी को ही डिस्कस करेंगे। क्योंकि रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं, वो महात्मा गांधी जी को भी क्रिटिसाइज करते थे। वो क्या कहते थे कि जो गांधी जी हैं, गांधी जी एक रिलीजियस मैन तो हैं, लेकिन वो एक इकोनॉमिक मैन नहीं है। क्योंकि गांधी जी कहीं ना कहीं कॉटेज इंडस्ट्री है, इसको ही प्रेफरेंस देते थे। वो इंडस्ट्रियलाइजेशन है, इसको प्रेफरेंस नहीं दे रहे थे। ऑल्दो रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं, वो भी इंडस्ट्रियलाइजेशन के अंगेस्ट थे, लेकिन वो पूरी तरह से साइंस टेक्नोलॉजी के अंगेस्ट नहीं थे। तो उन्होंने ऐसे एफर्ट्स किए हैं जिससे सोशल इकोनॉमिक बैलेंस है वो क्रिएट हो सके। उन्होंने अपने जो भी उनकी ब्लॉक था, उस ब्लॉक में भी इस तरह के अरेंजमेंट किए थे कि लोगों की इनकम इंक्रीज हो सके। तो उनके इकोनॉमिक व्यू क्या है, हम इसको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वन इज ऑपोजिशन ऑफ आर्टिफिशियल मैन। वो आर्टिफिशियल मैन है, आर्टिफिशियल लाइफ है, उसको जो अपोज करते हैं। कहते इंडियन का जो सिस्टम है, जो हमारी पुरानी इंडियन सोसाइटी थी, वो क्या थी, रूरल एंड एग्रीकल्चर के ऊपर बेस्ड थी। लेकिन जो आज की मॉडर्न लाइफ है वो क्या है, इंडस्ट्रियलाइजेशन है। एंड जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है, वो इंडस्ट्रियलाइजेशन किसके ऊपर स्ट्रेस देता है, प्रॉफिट के ऊपर। एंड प्रॉफिट इंक्रीज होता है, इसके साथ कंपटीशन है वो भी इंक्रीज हो जाता है। अल्टीमेट नुकसान किसका होता है, कंज्यूमर का होता है। एंड इसके साथ ही मोनोपोली भी क्रिएट होती है। जब मोनोपोली क्रिएट होती है, उसके बाद रिच एंड पुअर टू क्लासेस बन जाते हैं। तो इन दो क्लासेस में क्या होते हैं, क्लास कन्फ्लिक्ट। जैसे सोशलिज्म में रिच एंड पुअर हैं, इनके अगेंस्ट जो भी कॉन्फ्लिक्ट था, इस वजह से सोशलिज्म क्रिएट होता है। कार्ल मार्क्स ने ऐसा ही कहा था। तो उसी तरह टैगोर जी भी कहते हैं कि जब इंडस्ट्रियलाइजेशन होते हैं मॉडर्न लाइफ में, हम क्या करते हैं, जो क्लासेस में कन्फ्लिक्ट इंक्रीज हो जाती हैं। एंड इसके साथ ही जो हमारी सोसाइटी है, सोसाइटी में पूरी तरह से चेंजेस हो जाते हैं। तो वो ऐसी फेक लाइफ को प्रेफर नहीं कर रहे हैं, वो प्रेफर करते हैं ओरिजिनल इंडियन सोसाइटी को। लेकिन इसका मीनिंग ये नहीं है कि वो इंडस्ट्रियलाइजेशन को प्रेफर नहीं करे, वो अर्बनाइजेशन को प्रेफर नहीं करे। वो कहते हैं एक बैलेंस होना चाहिए इंडस्ट्रियलाइजेशन में भी एंड एग्रीकल्चर सेक्टर में भी, दोनों की साथ में ही डेवलपमेंट होनी चाहिए। क्योंकि वो इंटरडिपेंडेंस ऑफ एग्रीकल्चर इंडस्ट्री सेक्टर, इन दोनों को मानते थे। एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्री सेक्टर एक दूसरे के इंटरडिपेंडेंट है, जे कॉम्प्लीमेंट्री हैं। इस चीज को वो कैसे मान रहे थे, क्योंकि अगर हम इनकी लाइफ हिस्ट्री पढ़ते हैं, उसमें हमने यही कहा था कि जो रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं, इनके ग्रैंडफादर हैं, दादाजी इंडस्ट्रियलिस्ट थी। तो इनके पास बहुत से बिजनेस चल रहे थे, तो इनको इंडस्ट्री की बहुत अच्छी नॉलेज भी साथ में थी। क्योंकि घर का इन्वायरमेंट है, चाहे वो पढ़ने वाला भी था, लेकिन इसके साथ साथ इंडस्ट्रियल बिजनेस का भी इन्वायरमेंट था, तो इनको बहुत नॉलेज थी। तो इसी बेस पर इनको पता था इंडस्ट्री है, एग्रीकल्चर सेक्टर के डेवलपमेंट के थ्रू नहीं चल सकती है। एंड रिच एंड पुअर, इन दोनों में गैप भी इंक्रीज होता है। तो इनके जो व्यू थे वो प्रैक्टिकल व्यू थे। एंड मॉडर्न टाइम्स में जो लोग हैं वो क्या माने हैं, इकोनॉमिक अचीवमेंट हैज बिकम द सुप्रीम गॉड। अगर हमारे पास पैसा आ गया, हम रिच बन गए, तो इस धरती के हम परमात्मा बन गए, सुप्रीम गॉड अपने आप को मानने लग जाते हैं। इसीलिए वो किसके लिए कॉन्शियस थे, अबाउट द इवल्स ऑफ मशीनाइजेशन। तो जैसी इंडस्ट्री होगी उसमें मशीन है, मशीन्स ज़्यादा इंक्रीज होंगी, इसकी जो इवल्स है, इसका इवल क्या होगा, क्लास कन्फ्लिक्ट। इससे बहुत कॉन्शियस थे, इसीलिए वो एग्रीकल्चर सेक्टर को भी डेवलप करना चाहते थे, जिसमें वो कोऑपरेटिव फार्मिंग है, कंसोलिडेटिव होल्डिंग है, इसको प्रेफरेंस दे रहे थे। एंड इसके साथ ही जो इवल्स ऑफ मशीनाइजेशन है, इसको खत्म करने के लिए ट्रस्टीशिप है, इसका कॉन्सेप्ट अमर्ज होता है। ट्रस्टीशिप, अगर हम ट्रस्टीशिप की बात करते हैं, इसका मीनिंग क्या है, वैसे तो ट्रस्टीशिप सोशल इकोनॉमिक फिलोसफी है जो गांधी जी ने भी दी है, टैगोर जी ने भी दी है। इसका मीनिंग है इनहेरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वन टूवर्ड्स द कम्युनिटी। एक पर्सन की पूरी कम्युनिटी के रिगार्डिंग क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब कम्युनिटी में रिच भी हैं,
पुअर भी हैं, तो रिच की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है पुअर का वेलफेयर भी किया जाए। जो उसकी वेल्थ है वो किसकी वेल्थ माननी चाहिए, पूरी कम्युनिटी की वेल्थ माननी चाहिए। और इसके साथ ही जो डेवलपमेंट है वैसी होना चाहिए, सोसाइटी के वेलफेयर के लिए काम होना चाहिए। जो इसका ट्रस्टीशिप का बेस है वो कैसा होना चाहिए, वॉलंटरी बेसिस होने चाहिए। मीनिंग जो रिच हैं, रिच को अपनी प्रॉपर्टी को खुद इंजॉय करते हुए शर्म आनी चाहिए कि ये प्रॉपर्टी सिर्फ मेरी नहीं है, ये प्रॉपर्टी पूरी कम्युनिटी की है, ऐसी फीलिंग आनी चाहिए। तो इसका कोई पॉलिटिकल बेस नहीं होना चाहिए। अगर पॉलिटिकल होगा तो उससे क्या होगा, उससे कोई भी एडवांटेज नहीं होगा, पब्लिक का वेलफेयर नहीं होगा। तो वॉलंटरी बेसिस पर ही जो कम्युनिटी है, कम्युनिटी का वेलफेयर होना चाहिए और ट्रस्टीशिप अमर्ज होना चाहिए। तो इसके लिए जरूरत है कोऑपरेशन बिटवीन इंडिविजुअल एंड कम्युनिटी, दोनों के बिटवीन कोऑपरेशन होना चाहिए। रिच एंड पुअर दोनों में बहुत अच्छा म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक सर्विसेज। तो उनको पता होना चाहिए कि एजुकेशन, हेल्थ है, रोड है, वाटर है, सैनिटेशन है, इन सब की डेवलपमेंट के लिए हमको ही एफर्ट्स करने हैं। तो इसके लिए हमको गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं चाहिए। तो जो रिच हैं उसकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो इसके लिए कम्युनिटी को भी उसके साथ कोऑपरेशन करने की जरूरत है। तो ये कॉन्सेप्ट है ट्रस्टीशिप का, जिसके साथ एक विलेज है खुद ही इंडिपेंडेंट बन जाएगा और उसको किसी के ऊपर डिपेंडेंसी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वो एक तरह से सेल्फ रिलायंस बन जाती हैं। तो ट्रस्टीशिप का कॉन्सेप्ट अमर्ज होता है। उसके साथ ही अगर हम डेवलपमेंट करना चाहते हैं, चलो ट्रस्टीशिप हो गया, रिच करेंगे, तो एग्रीकल्चर सेक्टर में भी डेवलपमेंट होनी चाहिए। उसके लिए कंसोलिडेटिव ऑफ होल्डिंग होता है। कंसोलिडेटिव ऑफ होल्डिंग, इसका मीनिंग क्या है, अगर हमारी लैंड है, एक लैंड फ्रैगमेंटेड है, इस लैंड को अगर हम एक साथ ही कर लें, इसके साथ हम इसको जब हम हार्वेस्टिंग करते हैं बहुत अच्छी प्रोडक्शन होती है। तो मान लो एक विलेज है, विलेज में लैंड है, पर्सन ए है, ए पर्सन की एक लैंड इधर है, एक लैंड इधर है। अगर वो इधर और डिफरेंट प्लेसेस पर जाकर कल्टीवेट करेगा, कल्टीवेशन के साथ उसकी प्रोडक्टिविटी रिड्यूस हो जाएगी। अगर जे लैंड इसके नेबर को दे दी जाए और वो लैंड जे ले ले, तो इसके साथ इसके पास लैंड का बहुत अच्छा पीस आ जाएगा। और इसके साथ क्या होगा, वो नई टेक्निक के साथ कल्टीवेशन कर सकता है, जिससे उसकी प्रोडक्शन भी इंक्रीज होगी। तो इसको कहते हैं कंसोलिडेटेड ऑफ होल्डिंग। और इसके साथ ही जो छोटे छोटे फार्मर्स हैं, जो आपस में कोऑपरेट कर फार्मिंग करना स्टार्ट कर दे, तो इनका जो लैंड का पीस है इंक्रीज हो जाएगा। इसके साथ मशीन के साथ हम प्रोडक्शन कर पाएंगे, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी। तब एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या होगा, इनकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी, प्रोडक्शन इंक्रीज होगी, इनकी इनकम इंक्रीज हो जाएगी। जिसके साथ जो मशीनाइजेशन है, जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है, इनकी जितनी भी इवल्स हैं वो खत्म हो जाएंगी। तो इसके रिगार्डिंग वो क्या कहते हैं, ही सेड इफ फार्मर्स इन अ विलेज और बेटर स्टिल इन अ कम्युनिटी यूनिट, मीनिंग पूरे विलेज के फार्मर और पूरी की पूरी कम्युनिटी combined and engaged into a joint cultivation of their land on a cooperative basis। जैसे छोटे छोटे लैंड फार्मर्स हैं वो क्या कर लें, अपने लैंड को ज्वाइंट कर लें और उसके बाद उनमें कल्टीवेशन करें। दे could all profit by use of these modern machines which would reduce cost and help produce large yield। तो इसके साथ क्या होगा, मॉडर्न मशीन को भी यूज करेंगे और उसके साथ ही प्रॉफिट इंक्रीज हो जाएगा, उसकी कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगी, जिसके उनकी इनकम इंक्रीज हो जाएगी, जिससे इंडस्ट्रियलाइजेशन की इवल्स है वो भी खत्म हो जाएगी। इंडस्ट्रियलाइजेशन जरूरत है हमारे देश की। इसके साथ साथ जो एग्रीकल्चरिस्ट है इनकी इनकम को इंक्रीज करने की जरूरत है। इसके लिए किसी की इंटरफेरेंस की जरूरत नहीं है, विलेज में फार्मर खुद ही ऐसा कर सकते हैं। आफ्टर दैट आता है रूरल रिकंस्ट्रक्शन, क्योंकि उनका आइडिया क्या था कि जो भी रूरल एरिया है इसको रिकंस्ट्रक्ट किया जाए, इनको डेवलप कर दिया जाए। वो इसके लिए कॉटेज इंडस्ट्रीज हैं इनको बहुत ज़्यादा इंकरेज करते हैं एंड कोऑपरेटिव फार्मिंग इन द विलेज, मीनिंग वो चाहते हैं विलेजेस में कोऑपरेटिव फार्मिंग है इंक्रीज हो, इसलिए उन्होंने अपनी विलेज में ये दो काम किए थे। तो कॉटेज इंडस्ट्री से लोगों की इनकम इंक्रीज हो जाती है एंड कोऑपरेटिव फार्मिंग से जो हमें रॉ मटेरियल चाहिए
वो इंक्रीज हो जाता है, इसलिए इसका बेनिफिट मिल जाता है। सो ही रीऑर्गेनाइज द जमींदारी सिस्टम फॉर मैक्सिमम सोशल बेनिफिट, मैक्सिमम सोशल बेनिफिट हो सके तो जो जमींदारी सिस्टम था इसको भी उन्होंने रीऑर्गेनाइज किया जिससे सभी लोगों की इनकम इंक्रीज हो सके। अदरवाइज क्या करते थे, जमींदार थे वो टेनेंट के बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट करते थे, इनके एक्सप्लॉइटेशन को उन्होंने बचाने की कोशिश की है। देन he tried to arrive at a synthesis between agriculture and industrial sector through controlled machinized cultivation। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, एग्रीकल्चर सेक्टर है, इंडस्ट्री सेक्टर है, इन दोनों में क्या होना चाहिए, सिंथेसिस होना चाहिए। एग्रीकल्चर सेक्टर में अगर हम मशीन यूज़ करेंगे उससे प्रोडक्शन इंक्रीज होगी और उससे इंडस्ट्री सेक्टर है इसकी भी ग्रोथ होगी। एंड एग्रीकल्चर सेक्टर से जो लेबर है वो इंडस्ट्री सेक्टर की तरफ मूव कर जाएगी। तो एग्रीकल्चर सेक्टर है, इंडस्ट्री सेक्टर, इन दोनों के कोऑपरेशन से लोगों की इनकम इंक्रीज हो सकती है। तो हमारा जो रूरल एरिया है वो रिकंस्ट्रक्ट होगा, अब वो पुअर पॉवर्टी में नहीं जाएगा, उसमें सेल्फ रिलायंस की फीलिंग आएगी। तो जो मशीन है कल्टीवेशन में, कंट्रोल्ड मशीनाइजेशन है, इसको भी वो प्रेफरेंस देते हैं, इसीलिए वो मशीनों के अगेंस्ट नहीं है, साइंस टेक्नोलॉजी के अगेंस्ट नहीं है, कहते हैं इसको यूज करो किसके लिए, हमारे देश की, हमारे जो रूरल एरिया हैं, हमारे विलेजेस है, इनकी डेवलपमेंट के लिए यूज करना चाहिए। देन उन्होंने क्या किया था, हितैषी सभा है वो इंट्रोड्यूस की। हितैषी सभा क्या थी, तो उनके जो अपने ब्लॉक्स थे उन ब्लॉक्स में उन्होंने एक ऐसे अरेंजमेंट किया जिसमें किसी की इंटरफेरेंस की जरूरत नहीं है, कोई भी आर्टिफिशियल इंस्टीट्यूशन की जरूरत नहीं है, लोग अपने काम खुद कर सकते हैं। तो इन 1889 में टैगोर गेट द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक केयर ऑफ हिज लैंड लॉर्डशिप, क्योंकि जो टैगोर की फैमिली थी, जो इंडस्ट्रीज थी, बहुत ज़्यादा लैंड थी, जो लैंड लॉर्ड थे, तो लैंड लॉर्डशिप इन 2 ब्लॉक्स ब्रह्मपुर एंड कालीग्राम, जो पोर्टिसर हेडक्वार्टर था जिसका, तो जो 2 ब्लॉक थे इनकी लैंड लॉर्डशिप किसके पास आ जाती है, इसकी आ जाती है टैगोर के पास। अब टैगोर ने इन दोनों को संभालना था, इनमें जो भी टैक्स कलेक्ट होगा वो टैक्स भी किसका था, टैगोर का था। तो इसके लिए टैगोर जी ने क्या किया, हितैषी सभा है वो इंट्रोड्यूस की थी। सो ही परस्यूडेड द पीजेंट्स इन हिज स्टेट ऑफ पोर्टिसर to organize themselves into a welfare community known as हितैषी सभा। तो हितैषी सभा को इंट्रोड्यूस किया जिसमें विलेज के लोग हैं खुद इसका पार्ट बन गए थे। इसमें किसी को कंपल्सरी टैक्स नहीं था, सबने अपने बेसिस पर अपनी वॉलंटरी इच्छा से क्या करना था, टैक्स देना था, और उस टैक्स से हमारी जो ब्लॉक है, हमारी कम्युनिटी को जो भी रिक्वायरमेंट है वो सारे के सारे काम करने थे, जिसकी साल में एक बार मीटिंग भी होती थी। इट स्टार्टेड मेंटेनिंग इट्स ओन स्कूल, हॉस्पिटल्स, अदर सेंटर्स ऑफ कॉमन वेलफेयर। तो जो हितैषी सभा है वो स्कूल रन करती थी, हॉस्पिटल्स रन करती थी, जैसे हमारी गवर्नमेंट की इंस्टीट्यूशंस करती हैं, तो वो हितैषी सभा है वो करती थी। इसके लिए कम्युनिटी अपनी मर्जी से ही टैक्स पे करती थी और इससे क्या होता था, इससे पूरा का पूरा डेवलपमेंट होती थी। तो उन्होंने ऐसा सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था और जो बड़े जिम्मेदार थे, रिच थे, उनके लिए भी 15% टैक्स होता था, वो बन जाता था। तो इससे क्या होता था, कम्युनिटी है, कम्युनिटी में वेलफेयर भी हो रहा है और उसके साथ ही हमको भी देश के ब्रिटिशर है इनके ऊपर डिपेंडेंसी की जरूरत नहीं है। और इसके लिए टैगोर जी ने कोई भी इंस्टीट्यूशन है इसको इस्टेब्लिश नहीं किया, हितैषी सभा है वो सारा काम खुद ही कर रही थी। इस तरह उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से जो अपने ब्लॉक्स थे इनको संभाला था। तो इस तरह इनकी स्टेट में काम चल रहा था। और उसके बाद रूरल अपलिफ्टमेंट, जो रूरल एरिया है उनको अपलिफ्ट करना था, जिनका सपना था, इसके लिए वो चाहते थे वुमन है, वुमन की इमेंसिपेशन होनी चाहिए, उनको फ्रीडम मिलनी चाहिए। तो हर एक चीज़ में उनकी कंट्रीब्यूशन को वो इंश्योर करना चाहते थे। जो लेबर क्लास है उसकी डिग्निटी को चाहते थे, इनकरेजमेंट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट कोऑपरेटिव फार्मिंग, तो सेल्फ गवर्नमेंट रूल होना चाहिए। एंड जो एग्रीकल्चरिस्ट है कोऑपरेटिव फार्मिंग करेंगे तो इससे क्या बेनिफिट होगा, पूरा का पूरा रूरल एरिया है
वो अपलिफ्ट होगा, रिकंस्ट्रक्ट होगा, जिससे सभी के सभी लोगों की इनकम इंक्रीज हो जाएगी। तो इस तरह उनके बहुत ही अच्छे इकोनॉमिक आइडियाज़ थे। तो वो एक पोइट भी थे, पोइट के साथ साथ वो पॉलिटिकल आइडियाज़ भी रखते थे, जिसमें वो नेशनलिज्म को क्रिटिसाइज भी करते हैं, क्योंकि वो यूनिवर्सलिज्म में बिलीव करते थे। वो एक अच्छे ह्यूमनिस्ट थे जो चाहते पूरी की पूरी कंट्री के लोगों की वेलफेयर होना चाहिए, और इनके साथ ही वो एक बहुत ही अच्छे इकोनॉमिस्ट भी थे। तो विद दिस हमारा जो रविंद्रनाथ टैगोर है इसका कॉन्सेप्ट कंप्लीट होता है। होप सो कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो पोस्ट कमेंट बॉक्स, एंड वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।